नमस्कार मित्रों, इल्विन क्लासेस के YouTube प्लेटफॉर्म पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम विवेक है। आज हम लोग एक शर्मसार करने वाली घटना के बारे में बात करेंगे। बस होती है, उसमें कोई आता है, दीदी कहता है और फिर वही व्यक्ति विक्टिम बन जाता है, पीड़िता का रेप करता है। बहरहाल पुलिस की काफी मशक्कत के बाद उसको पकड़ लिया जाता है। उसकी एक अलग कहानी होती है, इसको तो आप जानते ही हैं और इस हम पूरे वीडियो सेशन में इन बिंदुओं पर बात करेंगे। साथ ही साथ हम जानेंगे कि भारत में इसके लिए क्या क्या हमारे कानून में प्रावधान है, बीएनएस की धाराओं में किन किन के तहत प्रावधान किया गया है, क्या पहले जितनी सजा थी उससे सजा को दोगुनी क्यों कर दिया गया है, उसके बाद रेप पीड़िताओं के अपने क्या अधिकार है, क्या एज वाइज भी कुछ उनके अधिकार हैं या उसको कैटेगराइज किया गया है। इन संपूर्ण मुद्दों पर आइए हम अपने इस वीडियो सेशन में बात करते हैं और सभी मुद्दों को एक एक करके समझने का भरपूर प्रयास करेंगे। इसके पहले अगर आप हमारे इल्विन क्लासेस चैनल से नहीं जुड़े हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन का बटन दबाइए ताकि जो भी वीडियोस आए उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे और आप हमसे जुड़ सके। वीडियो सेशन को प्रारंभ करने से पहले हम इसके टाइटल को समझेंगे, वीडियो की रूपरेखा क्या होगी उसको जानेंगे और एक एक महत्वपूर्ण बिंदुओं पर हम बात करते हुए पूरे वीडियो सेशन को समाप्त करेंगे और उसके पहले आगे की राह क्या होनी चाहिए इसको भी जानेंगे। हमारी जितनी भी वीडियोज होती है वह कैसी होती है उस पर आप अपने विचार दीजिएगा। आपके विचारों के अनुसार ही हम अपनी आगे की कक्षाओं को फ्रेम करते हैं। तो आइए हम वीडियो के टाइटल को समझते हुए आगे बात करते हैं। पुणे बस रेप कैसे बदलेगी दिल दहलाने वाली कहानी। पुणे बस रेप कहने में भी शर्म आ रहा है कि इस 21वीं सदी में हम लोग कहाँ जा रहे हैं। रोज नित्य, चाहे कलकत्ता की घटना हो, चाहे दिल्ली की घटना हो, चाहे उत्तराखंड की घटना हो, यह घटनाएं क्यों नहीं रुकने का नाम ले रही है। क्या हम मानव से आदि मानव की तरफ बढ़ रहे हैं? क्या यह हमारी 21वीं शताब्दी मॉडर्न वर्ल्ड नहीं है? आधुनिक विश्व से हम कहां कहां जा रहे हैं, इस पर भी हमें विचार करने की जरूरत है। आइए विषय को प्रारंभ। महिला सुरक्षा। पुणे रेप केस हुई की घटना सभी को शर्मसार करती है। महिला सुरक्षा की बात इस पर हम करेंगे। इस पर महिला सुरक्षा क्या है, तो आइए इस पूरे वीडियो सेशन में हमारी चर्चा के क्या क्या बिंदु होंगे, किन किन बिंदुओं पर हम बात करेंगे उस पर बात करते हैं। तो खबर को जानेंगे, यह चर्चा में क्यों है, बलात्कार क्या है और वर्तमान में इसके लिए क्या कानूनी ढांचा है, हमारे कानून में बलात्कार को कैसे परिभाषित किया गया है, किन किन प्रकार के कुकृत्य को बलात्कार की श्रेणी में लाया गया है, इस पर भी हम बात करेंगे। और क्या है रेप पीड़िताओं के अधिकार और बढ़ते मामलों के निहितार्थ क्या है, क्या कारण है, कैसे निहितार्थ हैं, क्यों इस प्रकार के मामले बढ़ते जा रहे हैं हमारे समाज में और आगे की राह क्या होगी, इसको भी हम टटोलने का प्रयास करेंगे। खबर को जानते हैं, चर्चा में क्यों है। पुणे बस रेप केस, एक्यूज डिटेन्ड फ्रॉम सिरूर सेज पुलिस। 25 फरवरी 2025 की सुबह पुणे की यह घटना होती है। आप लोग समाचारों में इस घटना को जानते होंगे। कोई अजनबी दीदी का के बैठता है और फिर वही रेप पीड़ित का विक्टिम बन जाता है, रेपिस्ट बन जाता है। बहरहाल पुलिस की मशक्कत के बाद 74-75 घंटों के बाद उसको पकड़ लिया जाता है और आगे विधिक कार्रवाई उस पर की जा रही है। आइए आगे बात। स्वारगेट बस स्टेशन, यह पुणे का एक बस स्टेशन है जिसका नाम स्वारगेट बस स्टेशन है। एक महिला के साथ बस के अंदर दुष्कर्म किया जाता है, आरोपी को गिरफ्तार कर लिया जाता है। महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कानूनों को प्रभावी लागू करने की जरूरत होगी। अब प्रश्न यह उठता है कि क्या महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए जो कानून बने हैं उसको कैसे हम प्रभावी तरीके से लागू करें कि इस प्रकार की घटना को, इस प्रकार के कुकृत्य को अंजाम देने के पहले आदमी 1000 बार सोचे और सहम जाए और फिर वह इस प्रकार के दुष्कर्म को करने से कोसों दूर भाग चला जाए। लेकिन हमारे यहाँ कानून रहते हुए, उस पर सजा का प्रावधान होते हुए भी आखिर इस प्रकार की घटनाएं क्यों होती है, यह विचार योग्य है। बलात्कार किसे कहते हैं, हमारे कानून में इसका क्या प्रावधान है, कैसे इसको परिभाषित किया गया है, आइए इस पर हम बात कर लेते हैं। तो जो भारतीय न्याय संहिता, जो हमारा कानून था उसका नाम बन गया है बीएनएस, भारतीय न्याय संहिता 2023 के अनुसार जो सेक्शन 63 है, भारतीय न्याय संहिता बीएनएस की धारा जो सेक्शन 63 है उसमें बलात्कार को परिभाषित किया गया है। बलात्कार कैसे होता है, किस प्रकार के कार्य को बलात्कार की श्रेणी में, दुष्कर्म को बलात्कार की श्रेणी में शामिल किया जाता है। तो बलात्कार तब होता है जब कोई पुरुष किसी महिला की इच्छा के विरुद्ध जबरदस्ती, धोखे से, या जब महिला 18 वर्ष से कम हो या सहमत देने में असमर्थ हो उसके साथ यौन संबंध स्थापित करता है। अगर कोई महिला सहमत
देने में असमर्थ है, गूंगी है, बोल नहीं सकती है, आदमी आता है उसके साथ यौन संबंध स्थापित करता है, तो ये भी बलात्कार की श्रेणी में आता है। ये हमारा बीएनएस भारतीय न्याय संहिता सेक्शन 63 में यही बलात्कार को परिभाषित किया गया है कि तब होता है जब कोई पुरुष किसी महिला की इच्छा के विरुद्ध जबरदस्ती से, धोखे से, या वो अपनी स्वीकृति नहीं दे पा रही है, कोई भी कारण है, और यौन संबंध स्थापित करता है, तो यह बलात्कार की श्रेणी में आता है। भारत में बलात्कार के प्रकारों की अगर बात करें तो भारत में बलात्कार, गंभीर बलात्कार को सेक्शन 64 के थ्रू लिया गया है, और विश्वास की स्थिति रखने वाले किसी व्यक्ति के द्वारा, विश्वास की स्थिति रखने वाले किसी व्यक्ति के द्वारा, मतलब आप किसी के विश्वास पर जा रही हैं और उसके द्वारा, जैसे पुलिस अधिकारी के द्वारा, अस्पताल के कर्मचारी के द्वारा, अभिभावक के द्वारा जो किया जाता है, वो भी गंभीर बलात्कार की श्रेणी में आता है। बलात्कार और हत्या, मृत्यु या अचेत अवस्था में चला जाना 64, बलात्कार के बाद अगर मृत्यु हो जाती है या वह महिला या लड़की अचेत की अवस्था में चली जाती है, बेहोश हो जाती है, कोमा में चली जाती है, तो यह धारा 64 के अंतर्गत आता है। और दूसरे प्रकार का जो बलात्कार होता है सामूहिक बलात्कार होता है, और तीसरे प्रकार का जो बलात्कार होता है उसको हम वैवाहिक बलात्कार की श्रेणी में लाते हैं। जो भारत में बलात्कार से संबंधित कानूनों पर आइए अगर हम बात करेंगे, उसके पहले हम जानेंगे कि जो सामूहिक बलात्कार होता है वो बीएनएस के सेक्शन 65 के अंतर्गत उसको शामिल किया गया है। भारत में बलात्कार से संबंधित कानून की बात करें तो भारतीय न्याय संहिता 2023 में, जो पुरानी जो हमारी भारतीय दंड संहिता थी, इंडियन पेनल कोड जिसको कहा जाता है, 1860 की जगह नया कानून लाया गया था, और मतलब आईपीसी 1860 को रिप्लेस करके बीएनएस 2023 कानून लाया गया। इसी की मैं बात कर रहा हूं कि भारतीय न्याय संहिता बीएनएस 2023 में लागू किया गया, जो पुराने भारतीय दंड संहिता 1860 का स्थान लिया है। गंभीर मामलों की अगर बात करें तो गंभीर मामलों में रेप, गैंगरेप को परिभाषित किया गया है, और 18 साल से कम उम्र की नाबालिग लड़कियों से गैंगरेप पर कड़ा सजा का प्रावधान किया गया है। प्रावधान तो 18 साल से ज्यादा के भी महिलाओं के साथ, लड़कियों के साथ अगर गैंगरेप होता है तो उसके लिए भी है, लेकिन जो हमारा भारतीय न्याय संहिता है उसमें यह बता, जो पहले आईपीसी 1860 था उसी का स्थान लिया है, उसमें यह बता दिया गया है कि अगर महिला या लड़की 18 वर्ष से कम की उम्र की होती है और उसके साथ गैंगरेप किया जाता है तो और भी कठोर प्रावधान किए गए हैं सजा के। उम्र कैद या फांसी तक की सजा का प्रावधान इसमें कर दिया गया है। उम्र कैद भी हो सकती है या फांसी की सजा भी हो सकती है। आपराधिक कानून संशोधन अधिनियम अगर हम 2013 की बात करें तो इसमें दिया गया है कि जब 2012 में दिल्ली में निर्भया कांड हुआ था, इसके बाद इस कानून को लाया गया था। रेप की न्यूनतम सीमा पहले 7 साल थी, अब रेप की उसको बढ़ाकर 10 साल कर दिया गया है। दिनों पर दिन हम चाहते हैं कि जो हमारा समाज हो इसमें महिलाएं सुरक्षित रह सकें। इसी को ध्यानगत रखते हुए जो नए नए कानून आ रहे हैं उनमें जो दंड की सीमा है, सजा की सीमा है, उसको बढ़ा दिया गया है। 7 वर्ष से बढ़ाकर 10 साल कर दिया गया है। पीड़िता जिसके साथ रेप हुआ है उसकी मौत हो जाती है या कोमा में चली जाती है तो कम से कम 20 साल की सजा का प्रावधान था। 2018 में पुनः संशोधन होता है 2013 के बाद, और 12 साल से कम उम्र की लड़की के साथ अगर बलात्कार करते हैं तो उस पर मौत की सजा का प्रावधान प्रावधानित किया गया है। यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण जो पॉक्सो एक्ट होता है 2012 में यह आया था। इसमें यह बताया गया है कि 18 साल से कम उम्र के बच्चों को सुरक्षा, यौन शोषण, यौन उत्पीड़न से, चाइल्ड पोर्नोग्राफी से संबंध अपराधियों के लिए सख्त सजा का प्रावधान किया गया है ताकि बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। हमारे यहाँ ऐसा नहीं है कि कानून में इसके लिए दंड का प्रावधान नहीं है, लेकिन दंड का प्रावधान होते हुए भी जो बीमार मानसिकता के लोग हैं वह इस प्रकार के दुष्कर्म को अंजाम दे देते हैं, भले ही उनको फांसी की सजा क्यों ना हो। ऐसा ही कुछ हुआ है हमारे पुणे में। अब ये तो बात रही क्या क्या कानून में प्रावधान है। अब हम जानेंगे कि जिसके साथ रेप हुआ है, मतलब रेप पीड़िता के क्या क्या अधिकार हैं, उन अधिकारों पर हम बात करते हैं। उसके बाद आगे की राह को हम टटोलते हैं। क्या है रेप पीड़िताओं के अधिकार? 0 FIR का अधिकार। अब 0 FIR क्या होता है, आइए इस पर बात करते हैं। रेप पीड़िताओं के अधिकार में पहला है 0 FIR का अधिकार, राइट टू 0 FIR। किसी भी पुलिस स्टेशन में FIR दर्ज हो जाती है। पहला, अगर रेप पुणे में हुआ है तो उत्तर प्रदेश के भी किसी भी थाने में FIR दर्ज की जा सकती है। यह
यह है जीरो एफआईआर का अधिकार। भले ही घटना किसी और इलाके में हुई हो, पुलिस को एफआईआर उचित थाने में भेजकर जांच करवानी होती है। अमुक व्यक्ति एफआईआर कर दिया बलिया में, मान लीजिए उत्तर प्रदेश का जनपद बलिया के दोहड़ थाने के अंतर्गत उन्होंने एफआईआर करवा दिया और यह घटना हुई है कर्नाटक के चिकमंगलुरु में। तो यहां से पुलिस कानूनी प्रक्रिया के द्वारा, जो प्रक्रिया होती है उसके द्वारा उससे संबंधित थाने में भेजती है और उसकी जांच करवाती है। यही होता है जीरो एफआईआर का अधिकार जो रेप पीड़िताओं के पास है। मुफ्त इलाज का अधिकार। रेप पीड़िता अगर जख्मी होती है तो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता BNSS 2023 के तहत प्रत्येक अस्पताल, चाहे वो सरकारी हो चाहे गैर सरकारी हो, चाहे वो प्राइवेट हो चाहे सरकारी हो, उसमें मुफ्त इलाज देना अनिवार्य होता है। कोई भी अस्पताल मना नहीं कर सकता है कि हम इलाज नहीं देंगे। कोई भी सरकारी या निजी अस्पताल इलाज से इनकार नहीं कर सकता है। अगला जो है, रेप पीड़िताओं के 2 फिंगर टेस्ट पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। पहले इस प्रकार के नहीं थे, तो 2 फिंगर टेस्ट किया जाता था और उसके आधार पर अनुमान लगाया जाता था। उसको भी बंद कर दिया गया है। किसी डॉक्टर को 2 फिंगर टेस्ट करने का अधिकार नहीं है। उसके बाद अगले जो अधिकार की अगर हम बात करते हैं तो उसमें है बिना उत्पीड़न के समयबद्ध जांच। पीड़िता का कोई उत्पीड़न नहीं किया जाएगा। बयान महिला पुलिस अधिकारी द्वारा ही लिया जाएगा। बयान पीड़िता के आरामदायक समय और स्थान पर लिया जाएगा। ऐसा नहीं है कि पुलिस जहां मन वहां पे पीड़िता को बुला दे उसका बयान ले, नहीं। पीड़िता यह समझेगी कि यह हमारे लिए सुटेबल प्लेस है, हमारे लिए अच्छी जगह है, आरामदायक जगह है जहां मैं अपनी बातों को बता सकती हूं, तो वहीं पर पुलिस आकर महिला पुलिस अधिकारी के द्वारा यह बयान लिया जाएगा। लिया जा रहा है तो बयान दर्ज करते समय माता पिता या अभिभावक की उपस्थिति आवश्यक होगी। यदि पीड़िता बोलने में असमर्थ यानी गूंगी है, मानसिक रूप से विकलांग है, तो उसे उचित मदद के लिए अनुवादक या शिक्षक दिया जाएगा। यह उसके अधिकार है। अगले अधिकार में मुआवजे के अधिकार की बात करते हैं तो भारतीय दंड संहिता की धारा 357A के तहत पीड़िता को आर्थिक सहायता दी जाती है। यह मुआवजा कहां से मिलेगा? यह मुआवजा राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण की योजना के अनुसार दिया जाता है। अगला जो अधिकार होता है सम्मानजनक और सुरक्षित न्याय प्रक्रिया का अधिकार। यह तो प्रत्येक नागरिकों को मिला है। मामले की सुनवाई कैमरे के सामने इन कैमरा ट्रायल होगी ताकि पीड़िता की पहचान गुप्त रखी जा सके। पीड़िता की पहचान को गुप्त रखा जाए। मामले की सुनवाई करते समय पीड़िता के यौन उत्पीड़न से जुड़े अपमानजनक सवाल नहीं पूछे जाएंगे, बल्गर सवाल नहीं पूछे जाएंगे। अब जैसे कई मूवियां आती हैं उसमें अनर्गल सवाल पूछे, वैसे सवाल नहीं पूछे जाएंगे। अगर संभव हो तो केस की सुनवाई महिला जज के द्वारा की जाएगी। अगर ऐसा संभव हो जाता है कि इस टाइप का जो केस है उसकी सुनवाई महिला जज के द्वारा ही की जाए। रेप पीड़िता के अधिकार हमने जाना, रेप पीड़िताओं के बहुत अधिकार हैं। आगे की राह कानूनी सुधार होने चाहिए। लीगल रिफॉर्म्स होने की जरूरत है। जो कानून है उसमें सुधार हो, उनका तुरंत उस पर न्याय आ जाए, उस पर दंड का विधान हो जाए। तो ये कानूनी अगर सुधार होते हैं तो जरूर न जरूर कहीं ना कहीं इसका असर पड़ेगा और इस प्रकार के जो केसेस आ रहे हैं, मामले आ रहे हैं, उसमें कमी होगी और निश्चित तौर पर यह शून्य हो सकता है। समाज की सोच बदलना, हमें अपने समाज की सोच को बदलना होगा। लड़के और लड़कियों में भेद को बदलना होगा। हमें शिक्षित होना पड़ेगा, केवल डिग्रियों में शिक्षित नहीं, हमें अपने सोच से शिक्षित होना पड़ेगा। हमें अपनी पढ़ाई को अपने सोच में शामिल करना होगा। तो इस प्रकार की घटनाओं को, इस प्रकार के कुकृत्यों को हम अपने समाज से कोसों दूर भगा सकते हैं। सम्मान और सहमति, कंसेंट की शिक्षा दी जानी चाहिए। बलात्कार पीड़िताओं के प्रति सहानुभूति का भाव होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि ये अमुक प्रकार का इनका वो था तो इसलिए इनके साथ, ये सभी महिलाओं के साथ, आपको समाज में ऐसे भी लोग मिल जाएंगे जो इस प्रकार की घटनाओं पर कुछ अलग हटकर ही प्रतिक्रिया देंगे। उनकी प्रतिक्रियाएं यह होती है कि क्यों नहीं सभी के साथ ऐसा होता है, क्यों अमुक लोगों के साथ ही ऐसा होता है। तो यह उनकी घिनौनी सोच का परिचायक है, यह उनकी शिक्षा का परिचायक है, यह उनकी व्यक्तिगत सोच हो सकती है, लेकिन ऐसी सोच नहीं रखनी चाहिए। वही बात कह रहा है कि बलात्कार पीड़िताओं के प्रति सहानुभूति और समर्थन का भाव होना चाहिए। जोक्स, विक्टिम ब्लेमिंग, पीड़िता को दोष नहीं देना चाहिए। यही मैं बात कर रहा था। जोक्स, विक्टिम ब्लेमिंग का जो कॉन्सेप्ट है उससे भी दूर होना चाहिए और मीडिया की इसमें सही हिस्सेदारी होनी चाहिए। मीडिया को बातों को चटकदार न बनाते हुए चीजों को सही तरीके से समाज के सामने प्रेजेंट करना चाहिए, बताना चाहिए, ताकि उनका व्यू बढ़े या न बढ़े, समाज को जो भी आप संदेश दें उससे आगे आने वाले समय में इस प्रकार की घटनाओं को रोका जा सके, उसमें कमी आए, समाज के लोगों को सोचने का नजरिया बदल पाए। लेकिन
हमें अफसोस है कि इस प्रकार की मीडिया में लोगों की कमी दिनों पर दिन होती जा रही है। बात वहां आ जाती है जब कोई घटना अपने ऊपर बीतती है तो लोग सहम जाते हैं और चाहते हैं कि पूरा देश, पूरा विश्व उनके साथ खड़ा हो जाए। लेकिन अगर किसी व्यक्ति के साथ, किसी महिला के साथ आप खड़े नहीं होंगे तो आपके साथ कौन खड़ा होने वाला है? इस पर भी विचार करने की जरूरत है। सही यौन शिक्षा की जरूरी है, सेक्स एजुकेशन, पीड़िताओं के लिए समर्थन, इस प्रकार के जो की राह है उसको अपनाकर हम इस प्रकार के कुकृत्यों से अपने आप को, अपने समाज को कलंकित होने से बचा सकते हैं। ये रहा पूरा आज का मामला। आपको ये हमारा वीडियो सेशन कैसा लगता है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ऐसे ही कक्षाओं के साथ हम प्रतिदिन उपस्थित होते रहते हैं। जो करंट के मुद्दे होते हैं उन मुद्दों के साथ हम अपनी बातों को रखते हैं, आपसे राय जानने की हम कोशिश करते हैं और यह चाहते हैं कि जो भी आप लोगों को कंटेंट दिया जाए वह कंटेंट पूर्णतः सत्य पर आधारित हो, इसमें कोई चटकदार मसालेदार बातें न हो। आपको ये हमारा वीडियो सेशन कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। पुनः हम उपस्थित होंगे अगले दिन, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।